अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ अगरचे 2022 में हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस दौरान मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, रहनुमाओं की जबरन पार्टी छुड़वाने की कोशिशें और उसके बाद 2024 के आम इंतखाबात में बल्ले के निशान छीने जाने के बावजूद पार्टी क़यादत और दीगर रहनुमाओं की अक्सरियत साबिक़ कदम रही और यूँ हम कह सकते हैं कि पार्टी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ने के बावजूद तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। इसके बाद तमाम तर दबाव के बावजूद पार्टी मुत्तहिद रही, चंद एक के सिवा किसी ने भी वफादारी तब्दील नहीं की। ताहम इस जमात को हुकूमती इत्तेहाद से ज़्यादा अपनों से ख़तरा महसूस हो रहा है नाज़रीन। और अगर हम कहें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अब असद कैसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं पर करप्शन और साजिशी होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी जानब पार्टी में मौजूद कुछ दीगर ग्रुप्स अली अमीन गंडापुर साहब को किसी और का बंदा करार दे रहे हैं। और अब सवाल ये है नाज़रीन कि क्या मुश्किल हालात में मुत्तहिद रहने वाली इस जमात का शिराजा बिखरने जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ पार्टी के अंदर से बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आला KP को किसी अच्छे बच्चे से ताबीर कर रहे हैं। और अच्छा बच्चा किसका, वफाक का कह रहे हैं उसे। तो हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से साबिक़ सूबाई वज़ीर सीनियर रहनुमा इंसाफ शौकत यूसुफ रज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ में? सर वो कह रहे हैं कि अब गैरों से ज़्यादा अपनों से ख़तरा महसूस हो रहा है। पार्टी के अंदर इस कदर शदीद इख्तलाफात और वो भी पब्लिकली आग उनका इजहार करना, आपको लगता नहीं है कि इससे तो पार्टी बिखर के रह जाएगी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इख्तिलाफात हर पार्टी में होते हैं और PTI में कुछ ज़्यादा इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे इल्म में जहाँ तक है ये छोटे मोटे इख्तिलाफात तो शुरू से ही है। जब इमरान खान थे यहाँ पे उस वक्त भी थे, अगर आपको याद है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जब महमूद खान थे उसके साथ आतिफ खान साहब, शाहराम खान और ये सारे उस वक्त भी इख्तिलाफात चलते रहे। उससे पहले अगर आप देखें परवेज़ खटक साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही हालात थे, बहुत सारे लोगों के इख्तिलाफात थे। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा, क्योंकि लीडर जेल में है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं पार्टी को कोई नुकसान हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इन इख्तिलाफात से पार्टी को कोई नुकसान होगा। लेकिन ये सिर्फ ये कि ज़ाहिर है वर्करों को इतना पहले इल्म नहीं था जो आज हो रहा है कि जी लीडर भी आपस में लड़ते हैं। यही एक चीज़ है जो हाईलाइट हो रही है मेरे ख्याल से। बाकी तो इमरान खान का वोट है, आपने देखा कि उनसे सब कुछ छीना गया, बल्ला भी छीना गया, निशान भी खत्म किया। लेकिन शौकत साहब, जब पार्टी रहनुमा एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाएं तो फिर तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नून के लोग या गवर्नर KP अगर ये बात करें कि वहाँ पे लोगों से पैसे लेके उनको सूबाई वजीर बनाया जाता है या वहाँ पे कमिश्नर्स की और IGs की और बाकी पोस्टें बिकती हैं वहाँ पे, तो फिर सर उन बातों पे तो यकीन करना पड़ जाता है ना, क्योंकि पार्टी के अपने लोग जब कह रहे हैं दूसरे के बारे में कि वो करप्शन में मुलव्वस है। नहीं, आपको पता है कि जब आपस जो अपने इख्तिलाफ होता है ना पार्टी के अंदर, वो ज्यादा खतरनाक होता है बाहर से। और खान साहब भी अक्सर ये कहते थे कि PTI को कोई शिकस्त नहीं देता, एक्सेप्ट ये कि अगर PTI खुद अपने उसको शिकस्त ना दे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पे तो अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है नहीं ना। जो अपोजिशन है वो ऐसे ही बस अपने, पहले भी वो लोग अपने लिए काम करते रहे, न सूबे के लिए काम करते रहे ना किसी और चीज़ के लिए, बस वो। तो इसलिए जो अपोजिशन है वो भी PTI कर रही है और जो हुकूमत है वो भी PTI कर रही है। तो इसलिए थोड़े बहुत दूसरे ही कि हमारे पार्टी के अंदर एक तो ये है कि थोड़ी सी आज़ादी ज़्यादा है, हम बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। तो वो जो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर चली जाती हैं, तो उससे तासुर ये होता है कि पता नहीं PTI में धड़ेबंदियाँ हो गई। मैं आज आपको कहता हूँ कि अगर इस पार्टी के अंदर 10 धड़े और बन, तब भी इस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई, इसलिए कि वो इमरान जाए। लेकिन मैं तो स्पेसिफिकली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो फरमा रहे हैं या जो दीगर ग्रुप्स उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं आपको नज़र आती है क्योंकि बेस है जो बात की जा रही है वो बिल्कुल सियासी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि हाँ हकीकतन कुछ ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि आप पेशावर में बैठे हैं, माजी में सूबाई काबीना का हिस्सा भी रहे हैं, तो आपको कुछ लग रहा है कि जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दी जा रही हैं? देखिए, आसान सा काम है कि अगर
कोई इल्जाम लगाता है तो वो किसी बेस के ऊपर लगाता है, तो फिर वो सबूत होते हैं। वो सबूत, सबसे बेहतरीन चीज तो ये कि सबूत आ जाए। और चूंकि तहरीक इंसाफ जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन के हवाले से। मैं आपको एक वो भी आपको याद दिला दूं, जब सेनेट के अंदर कहा गया कि जी फलां फलां बिके हैं, तो चूंकि इमरान हम्म। खान जेल से बाहर थे, उन्होंने, इलेक्शन भी करीब थे, उन्होंने 20 MPs को निकाल दिया पार्टी से। तो ये जो होता है ना कि किसी के बारे में जब बात आ जाती है तो फिर सारे वर्करों के कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा पीटीआई में ये चीज है। वो सारे शुरू हो जाते हैं। जब तक जब जब वो चीजें साबित होती हैं, उससे पहले ही लोगों को मतलब काफी फेंटियां लग चुकी होती है। तो ये पीटीआई में जीरो टॉलरेंस है करप्शन के हवाले से। अब ये है कि इल्जाम लगे हैं, बिल्कुल इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, बेहतर है। और दूध का दूध पानी का हम्म। पानी, क्योंकि सब तो नहीं मानते ये चीज। अगर किसी ने इल्जाम लगाया तो वो साबित भी करे तो अच्छा हो जाएगा फिर। और आपके ख्याल में धड़ेबंदी की वजूहात क्या हो सकती हैं? अगर करप्शन उसकी वजह नहीं है, कोई और सीरियस मैटर नहीं है, तो फिर ये जो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि वही बाद में जाके मिलते हैं, वो इमरान खान साहब से मिलना हो या पार्टी की दीगर क़यादत, उसी की बुनियाद पर लोगों से कभी पार्टी ओहदे लिए जाते हैं, कभी उनको वफाक सूबाई kabina से बाहर कर दिया जाता है। तो ये ग्रुप बंदी के पीछे गोया कि क्या उसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? नहीं, देखिए ग्रुपबंदी इस तरह नहीं है। पार्टी के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, और ये कोई आज के तो नहीं है। ये तो जब इमरान खान साहब थे उस वक्त भी इख्तिलाफात थे, किसी के किसके साथ थे, किसी के किसके साथ थे। तो ये मतलब कोई इससे कोई वो नहीं होगा। लेकिन अब चीजें मीडिया के ऊपर आ रही है, ये बस है, बस ये इतना फर्क है। बाकी तो पहले भी इसी तरह होता रहता था। तो मेरे ख्याल से मैं तो अगेन ये कहूंगा कि चूंकि मुल्क भी मुश्किल में है, पार्टी भी मुश्किल में है, खान जेल के अंदर है, तो हमें थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, हम्म। और इन इश्यूज को सही। हल के बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं। सूबे में एक और तो और परेशानी इनफैक्ट है, जैसे आप तो गवर्नर गवर्नर केपी भी फरमा रहे हैं कि अली अमीन साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं, और आपने जो पिछले दिनों वहाँ से बिल पास किया है कि आपने मिनरल्स आपने वफाक का सब्जेक्ट कर दिया है। आपको मालूम भी है कि हाल ही दिनों में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो अभी आपने सूबे के इतने बड़े वसाइल अब वफाक के हवाले कर दिए सर, तो इसका मतलब है कि गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, वो तो फिर कहीं पार्टी क़यादत से ज़्यादा किसी और की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखें ये बड़ी अजीब सा बात है। इससे पहले 18 अमेंडमेंट के बाद पहले जो है ना बहुत सारी चीजें वफाक के साथ थी। तो वो तो देखें, हम तो चाह सूबे जो इकाई है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई चीज किसी उसके मफाद में हो, मुल्क के मफाद में हो, और वो फैसले हो जाए तो अच्छे हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी मिनरल माइंस, मिनरल जो उठा के वफाक के हवाले किए जा रहे हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जहाँ तक कोई बिल देखा है, उसके कुछ शिके में देख चुका हूँ, उसमें ये जो एक अथॉरिटी की जो बात की जा रही है, तो उस वो जो सेंट्रलाइज करने वाली बात है, तो सेंट्रलाइज वो तो 18 में अपना 17वीं उसके अंदर भी है, तरमीम के अंदर भी मौजूद है, 2017 एक्ट के अंदर हाँ, भी लेकिन इन मौजूद है ये वसाइल सारी के ऊपर चीजें। आपके ख्याल में हक सूबे का रहेगा? इससे जो आमदन होगी वो सूबे का हिस्सा होगी, वो वफाक को नहीं जाएगी, आपके ख्याल में ऐसे ही है? देखिए मैंने तो पूरा बिल नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी कुछ शिकें मैं जरूर पढ़ चुका हूँ। तो ये जो एतराज वाली शिकें है ना, मैंने वो पढ़ी है, जिसमें जैसे ये कहा जाता सही। है कि जी ये अथॉरिटी, अब मिफा जो माइन एंड मिनरल फाउंडेशन अथॉरिटी है, तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना, इसका मकसद है कि ये सारे इसके कंट्रोल में होगा। अच्छा, उसके जो जो शेक लिखा हुआ है उसमें ये कि ये एडवाइजरी बोर्ड का एडवाइजरी के तौर पे काम करेगा, कि ये डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को जो है ना एडवाइजरी दे सकता है। तो ये कहा जाता है कि सही। जी वो जो के अंदर जो कॉप्शन होगी, कोऑप्टेड मेंबर्स होंगे, तो वो कोऑप्टेड मेंबर जो है वो कोई फौजी जनरल भी हो सकता है, कोई ब्रिगेडियर भी हो सकता है। ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिर ये होगा कि फिर आम लोगों का इसमें क्या इख्तियार रहेगा, या कोई, तो उसमें देखें कोऑप्टेड मेंबर के काम भी सिर्फ जो है ना वो भी टेक्निकल टेक्निकल बंदा होगा, वो कोऑप्टेड होगा। और वो जो काम है वो सही। सिर्फ एडवाइजरी देना है, उसका वोटिंग में उसका कोई काम नहीं है। वोटिंग में वो हिस्सा नहीं ले सकता। सही। तो आई थिंक ये पहले से सही। इतना
तनाज़ा बनाना। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम देखिए, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रह चुका हूँ। जब भी कोई ऐसा बिल आता, तो उसके अंदर हम बाकायदा पढ़ के उसमें उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हम ज़रूर कर लेते हैं, अपनी तरामीम ज़रूर दे देते कि जी ये तरामीम है, ये किसके साथ हमें मुत्तफ़िक नहीं है और सही ये मुतबादिल तरमीम है। तो मैं तमाम मेंबरान से ये कहता हूँ कि सही। उनके पास उतार तो मुकम्मल होगा, वो ज़रूर इसको पढ़ें, जहाँ उनको खामी लगती है उसमें ज़रूर अमेंडमेंट लेकर आएँ। और लास्टली आपसे जानना चाहिए क्विकली कि आज़म सवाती साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने अमेरिका में कुछ मुलाकातें कि उसके बाद अब बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक कुछ पेशरफ्त होने जा रही है, तो कुछ ऐसा आपके पास भी इतलात हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो ये है कि वो कभी तो आप कहते हैं कि हमने हुकूमत वक्त के साथ सियासतदानों से गुफ्तगू करनी है, कभी आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन जो हालिया स्टांस है तहरीक इंसाफ को उनके बानी का वो तो ये है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू नहीं करनी। तो आपको बैकडोर के ज़रिए फिर कोई कोशिश हो रही है उनको जेल से बाहर लाने की? क्या होने जा रहा है सर? देखें, एक जहाँ तक आज़म स्वाति साहब का ताल्लुक है, तो मेरा इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उन्होंने टीवी पे आके मीडिया पे अपनी वीडियो रिलीज कराई है और पार्टी को इसका इल्म नहीं है और ना ही पार्टी ने उसको ओन किया इन चीज़ों को। जहाँ तक स्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, मीडिएशन का या उस बातचीत का, तो स्टेब्लिशमेंट से तो आज तक हमने इनकार ही नहीं किया है। हम तो आज भी समझते हैं कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बातचीत होनी चाहिए। वो खान साहब भी कहते हैं। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। दूसरा जो सियासी, आप कहते हैं कि जब हम सियासी लोगों से भी बात करना चाहते हैं, देखिए हमारा मौक़िफ़ शुरू से क्या था, हम समझते थे कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। ये वक़्त ज़ाया करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये दूसरों के रहम-ओ-करम पे चल रहे हैं। लेकिन हमें मजबूर किया गया बहुत ज़्यादा कि जी ये सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। इमरान खान ने कमेटी बनाई, आपके सामने हमने सही मुज़ाकरात किए, लेकिन इंतहाई गैर संजीदा रवैया अपनाया गया हुकूमत की तरफ से। फिर ये उन्होंने कहा कि ये तो चले गए, हमारी बात सुने बगैर चले गए। हम भाई साहब, हम बगैर सुने नहीं गए। हमने जो आपको रिटर्न दिया, जो पॉइंट्स आपको दिए, आपने तो कमेटी का इंतजार नहीं किया ना, आपने तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उसके बाद तो फिर आपके साथ बैठने का कोई सही वजह ही नहीं थी। तो इसलिए ये इल्जाम न लगाया जाए कि सही। हम, और तो इमरान खान इस मामलात के ऊपर सीरियस थे, इसलिए उन्होंने कमेटी बनाई। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई सही कमेटी नहीं बनी है, पॉइंट तो नहीं बताई गई। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सियासी मामलात गोया के टेम्परेचर को कैसे नीचे लाया जाए, या तहरीक इंसाफ को लेकर जो हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उनके इक़दाम को मुनासिब नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हुकूमती शख्सियत से इसका जवाब लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। जैसे हम ब्रेक से पहले ज़िक्र कर रहे थे कि अगरचे तहरीक इंसाफ ख़ुद अंदरूनी मसाइल का शिकार है और ऐवान की बड़ी जमात होते हुए वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर पाई, बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि ख़ुद पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी जमात कि जिसके बारे में वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि वो मुल्क की गैर मकबूल जमात है, अब लोगों का उन पर एतमाद बाकी नहीं रहा। लेकिन जो एक्शंस हुकूमत वक्त की जानिब से लिए जाते हैं, जिसमें बिलखसूस अदालती अहकामात के बावजूद भी बानी PTI से उनके वकला की या उनके दीगर सियासी दोस्तों की मुलाकात नहीं हो पाती, या कुछ मखसूस नशिस्तों के मामलात हों या दीगर इशूज़ हों जिनके ऊपर कुछ चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ पा नहीं रही, तो एक बयानिया ये भी अब बन रहा है कि अगर वो जमात गैर मकबूल हो गई है तो हुकूमत वक्त के एक्शन उस पर दोबारा जान डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे इक़दाम से उस जमात का जो विक्टम कार्ड है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा, वफाकी काबीना का हिस्सा, वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़र रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया देने के लिए। ये जो मैंने बात की है, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ कहा जाता है कि उस जमात को ख़ुद अपने अंदर से बड़े मसाइल का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर वो बेहतर अंदाज में डिलीवर नहीं कर पा रही। तो सर इतनी गैर मकबूल जमात है, उस जमात के लोग अगर जाके बानी PTI से मिलना चाहते हैं, उनके वकला मिलना चाहते हैं, तो पंजाब हुकूमत की वफाक की स्ट्रेटजी ये तो लगता है कि आप किसी मुर्दे में जान डालने की खुद कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया शराइज़ साहब, आपने मुझे मदऊ किया और आपके माशाल्लाह इस फ्लैगशिप शो में मेरा तो डेब्यू प्रोग्राम है
आपकी मेहरबानी। थैंक यू कि आपने मेरा नुक्ते नज़र जांचने का मौका दिया आपके व्यूअर्स को। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू से कन्विंस करने की कोशिश करूँ। पहली बात तो मैंने तो कभी ये बात नहीं की कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल है, और ज़ाहिर है आप, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप उसमें शामिल नहीं हैं, बट अता तारड़ साहब, मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि आप देखें कवे को आप लाल नहीं कर सकते, कवे को सफ़ेद नहीं कर सकते। जिस चीज़ के जो फैक्ट्स हों वो बयान करने चाहिए। ज़ाहिर है अगर असम्बली के अंदर उनका अपोजिशन लीडर है तो हमारे बाद वो दूसरे तीसरे नंबर पर मकबूल तो है ही है। हम खुद इसको एडमिट कर रहे हैं, हमारी असम्बली एडमिट करती है इस बात को। अब ये ज़रूर हो सकता है कि वो मकबूल होने के साथ साथ जो इक़दाम कर रही है उससे हम मुतफ़िक़ हैं या नहीं, जो एग्रेशन है उनके अंदर, जो बदतमीज़ी है, मरकज़ पे चढ़ाई है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है KPK में उनकी हुकूमत है, हुकूमत अवाम ने वोट दिए तो हुकूमत बनी, उन्होंने वज़ीर आला उनका बना। ये और बात है कि बाई इलेक्शन उसके बाद हुए तो लोगों को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने वोट गलत दे दिए थे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मकबूलियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अगर जो हमारा बंदा भी जीता PDM का या वहाँ पर ANP का या फजल रहमान साहब का, तो वो रनर फिर भी PTI थी पड़ी। ज़रा आवाम ने, अगर मैं अक्सर औकात ये कहता हूँ कि तनकीद करते हैं फॉर्म 45-47 वाले आ गए, तो ये नहीं बताते हो भाई जिस हलकों को तुम ठीक मान रहे हो उस हलकों के अंदर राना सनाउल्लाह की शिकस्त को तुम ठीक मानते हो। वहाँ राना सनाउल्लाह ने वोट लिए 1,14,000, तुम ले रहे हो 1,20,000। वो भाई इन हालात में 1,14,000 वोट लिए हमने, आबिद शेरली के 1,10,000 हैं, तुम्हारे 1,24,000 हैं। तो मकसद ये कि आप फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, हकाइक सामने रखने चाहिए। अब बाकी बात ये रही कि जेल में मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। देखिए आपने खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हैं, हर चीज़ जानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 18 से 21 तक ज़ाहिर है या 20 तक जो उनका जेल का टेन्योर था, शहबाज साहब के नहीं 18 से 22 से आप रख लें, हमारी लीडरशिप ये कभी मुलाकात नहीं करने देते थे। यानी मैं इतना वेल कनेक्टेड था, उस वक्त के जो सेक्रेटरी होम है मोमिन आगा, आज हमारी हुकूमत सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लें, मेरी 50 से ज़्यादा इन राइटिंग रिक्वेस्ट हैं। शहबाज साहब से कभी मेरी जेल में मुलाकात नहीं हुई, हमेशा यहाँ पर अपोजिशन चैम्बर में होती थी या प्रोटेक्शन ऑर्डर पर जब आते थे या मिनिस्टर क्ले वाले घर में कभी हो गई। तो मकसद कहने का ये कि अगर एक बंदा जो सज़ा याफ्ता कैदी हो, अब जेल मैनुअल के अंदर ये लिखा हुआ है कि सज़ा याफ्ता कैदी की मुलाकात उसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर से एक मुलाकात हो सकती है, 1 या 2 लोग होंगे। अब वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के नाम पर कोर्टों में चले गए। अब जरा जब आप सुप्रीम जेल के खिलाफ बार बार रिटेन करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं जी मैं 15-18 लोगों को मिलूंगा और यहां से बैठ के अपनी पार्टी चलाऊंगा, जबकि आप सजा याफ्ता एक कैदी हैं, तो जरा जेल मैनुअल को देखते हुए फिर सुप्रीम ने भी तो अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करनी है ना। यानी अगर इन्होंने हमारी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई तो शहबाज साहब अपनी फैमिली से मिलते थे, तो मुमकिन है कि उन मुलाकातों में जेल सुप्रीम रिलीफ भी फराहम कर देता हूँ कि जब यार एक बंदा रिट ही नहीं कर रहा, कोई मुझे तंग ही नहीं कर रहा, आप जेल सुप्रीम में तौहीन अदालत के पटिशनें फाइल करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्टों में जाएंगे, तो जाहिर है फिर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अदालती फैसले आ चुके हैं ना जिसके अंदर कहा गया कि सलमान राजा साहब जिसकी फहरिस्त देंगे तो लाजिम है फिर जेल इंतजामिया पे उन लोगों की मुलाकात करवाई जाए। तो अब लग नहीं रहा कि कहीं अदालती अहकाम जब आ जाएं तो उस पर तो अमल दरामद करना लाजिम हो जाता है। जी शायद साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अदालती हुक्म बाइंड होता है कि एक लीगल बाइंडिंग है कि आप उसको फॉलो करें, लेकिन अदालती वो हुक्म जो कि फाइनलिटी अख्तियार कर जाए। अब इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो है कि अदालती हुक्म है, आप उसको ना माने, टाइम पीरियड गुजर जाए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, अगर सुप्रीम जेल के अगर इफ आई विल पुट माई फीट्स इन सुप्रीम जेल शूज, उसके जहन में होगा कि मैंने DB में जाने इसको रिट करना है क्योंकि मेरे अख्तियार को कर्टेल किया है। आर्टिकल 199 की आपने दायरा अख्तियार को इतना वसी कर दिया जिसके अंदर आपने जो जेल मैनुअल था उसको सुपरसीड कर दिया, वो उससे फॉर एग्जांपल एग्री नहीं होगा। हाँ अगर DB भी इसको रिजेक्ट कर देती है, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती है, तो जो बंदा तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा, अदालती हुक्म सही है या गलत है उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, लेकिन अभी उसके पास मार्जिन मौजूद है। और दूसरी एक आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बात कर रहा हूँ, इसकी तहकीक कर लीजिएगा। देखें जो जेल के अंदर कैदी मौजूद होता है उसका और सुपरिटेंडेंट का बड़ा ही करीबी ताल्लुक डेवलप हो जाता है जेल इंतजामिया से, वो घर का फर्द होता है उनके ज़ाहिर। इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूछा जाता है बानी तहरीक इंसाफ से कि जी 10 लोग हैं, इनमें से 4 लोगों पे टिक कर दें, जिन 4 पे टिक करते हैं उन्हें बुला लिया जाता है, नाम 10 लोग ही पुट हुए होते हैं, वो प्रायोरिटी वो खुद मुंतखिब कर रहे होते हैं। अब उनकी बहनें हैं, 2 बहनों को मिलने दिया जा रहा है, तीसरी को नहीं मिलने दिया जा रहा, मुनासिब नहीं है। मैं कभी किसी नेशनल लीडर की फैमिली पे जात पे तनकीद करना मुनासिब नहीं होता, फिर ज़ाहिर है वही तनकीद आप पे होती है, लेकिन यहाँ एक जेन्युइन मसला है, क्योंकि बार बार आपने खुद बात कर दी, बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा चाहती हैं कि अलीमा खान नजर ना आए, पार्टी को टेक ओवर ना कर लें, वरना मुझे बताएं अलीमा खान ने हमें कौन सा कोई नौज़बिल्लाह गोली मार देनी है, उन 2 बहनों की बजाय मुस्कान नाम ऐड कर लेंगे। अब सलमान अकरम राजा जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर फिर रहे हैं, हमारे लिए आसान है कि हम उसकी मुलाकात करा दें, बैरिस्टर गौहर की ना कराएं, किसी और की ना कराएं। अगर वो कहेगा कि जी बैरिस्टर गौहर को बुला लें, सलमान अकरम राजा को बुला लें, वो कहें नहीं बैरिस्टर गौहर को आप बुला लें, अब पावर में उसके पास है पड़ा कि उन दोनों में से किसी एक को अलाउ करे, फिर बानी का मूड भी देख रहे होते हैं। अब अच्छा दूसरी बात यह कि आप जब रियासत से टकरा रहे होते हैं
और मुसलसल टकरा रहे होते हैं, इंतशार पैदा कर रहे होते हैं। इन जेलों के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद भी गया, बेनजीर भी गई, नवाब नसरुल्लाह भी गया, मियां नवाज शरीफ भी गया, लेकिन उन्होंने रास्ते निकाले कि जेलों से बाहर आने का रास्ता निकालें। सियासतदान नेगोशिएट करता है, सियासतदान के अंदर अकड़ नहीं होती। लेकिन अगर बानी ये समझता है कि टूट तो सकता हूं मगर लचक सकता नहीं, तो जाहिर है फिर रियासत ये अलाउ नहीं करेगी कि एक सजा याफ्ता कैदी जो कि 190 मिलियन पाउंड में सजा याफ्ता है, तोशा खाना के अंदर उसने चोरियां की हैं, वो बाहर आकर अपने मुखालफिन को चोर चोर कहता रहता है। तो जाहिर है फिर मुखालफिन भी जाहिर है उस हद तक जाएंगे ना जिस हद तक वो जा रहा है। तो अगर आपने तलखी खत्म करनी है, मैं समझता हूं ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो फिर दोनों साइडों के लिए। लेकिन इनफैक्ट जो आपने कंपैरिजन ड्रा किया था थोड़ी देर पहले कि आपके दौर में आपको मुलाकातें नहीं करवाई गई, तो नवाज शरीफ साहब की सियासत तो ये है कि वो इंतकामी सियासत पे बिलीव नहीं करते। अपने दौर में उन्होंने जिन्होंने धरने दिए उनको गले लगाया, उनको अस्पतालों में पूछने के लिए गए, लेजर थिन मेजॉरिटी के साथ केपी के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, मौलाना साहब के कहने के बावजूद उन्होंने हुकूमत वहाँ पे नहीं गिराई। बलूचिस्तान के अंदर मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया अक्सरियत होते हुए। तो ये टेट फॉर टैट वाली कहानी तो आपको लगता नहीं कि मुनासिब नहीं है, ये आर्गूमेंट को आपको लगता नहीं कि मुनासिब आर्गूमेंट नहीं है? जी बहुत शुक्रिया शराज साहब, आपने मुझसे बेहतर मियां नवाज शरीफ का एक इतना CV बयान कर दिया, मुझे तो शायद इतने फैक्ट्स भूल भी गए होते हैं, आपकी मेहरबानी। लेकिन टिट फॉर टैट वाली बात नहीं हो रही। इशू ये होता है कि जब आप एक काफिले के अमीर होते हैं तो आपने काफिले के लोगों का भी सोचना होता है। इस शख्स ने इतनी खौफनाक विक्टिमाइजेशन की है, अब भी स्क्रीन पे बैठ के इसके लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, चोर चोर, गालियां। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां वो गालियां की हद तक आ गए। तो तलखी इतनी शदीद हो गई है कि वो तलखी आपकी लीडरशिप को भी पीछे हटने में मजबूर नहीं करती। जब लीडरशिप पीछे हटती है तो हमारी तरफ से इतना प्रेशर जाता है कि भाई ये तो ये हाल कर रहे हैं। अगर आप तलखी कम करना चाहते हैं तो आप नेशनल डायलॉग की बात करें। आप एक तरफ ये कहते हैं, पहले आप बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। मियां साहब ने एक फोन उठाया, मेहरबानी डॉक्टर मालिक साहब की कि वो उनके घर तशरीफ ले आए। मियां साहब ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की। मियां साहब का एक नेशनल स्टेचर है। आप कहते हैं कि हम बात मियां नवाज शरीफ से करेंगे फॉर एग्जांपल, और इधर आप मियां साहब को गालियां दे रहे होते हैं। तो एक बार बैरिस्टर गौर को भी करवा देना, देखिए करेंगे तो मेरे ख्याल में भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म और इजाजत से ही मुज़ाकरात का आगाज हुआ कि मियां साहब एक स्टेट्समैन, उन्होंने सोचा कि मैं बारगेन, गुफ्तो-शनीद बातचीत सियासतदान को आगे लेकर जाती है। और आपने देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी के मोस्ट सीनियर लोग, इरफान सिद्दीकी साहब उनके बड़े बाएतमाद हैं, इधर से राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर थे। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी अकल होती, फहम फरासत होती, तो उस नेगोशिएशन को आगे चलाते रहते, एंगेज रहते, उससे उठकर चले गए। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, अगर पीएम बुलाता तो आप कहते हैं हम इस पीएम को नहीं मानते, हम इसलिए नहीं जा रहे। जिस पार्लियामेंट को भी तुम मानते हो, उस पार्लियामेंट से तुम टीएडीए लेते हो, तनख्वाहें लेते हो, उसी स्पीकर के दस्तखत से तुम्हें दफ्तर मिले हुए हैं, गो कि तुम्हारा लीगल राइट है। लेकिन वो स्पीकर जब तुम्हें बुलाते हैं कि अपने ऐवान में आ जाओ, बाहर से लोग आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे तो बाहर से आए थे, हुकूमत तो बाहर से जा रही थी अंदर, उस ऐवान में तुम लोग नहीं जाते। इसका मतलब यह कि मकसद अपने हक की बात करना नहीं है, मकसद इंतशार फैलाना है, मकसद इतनी तलखी बढ़ाना है कि आप हमेशा तल्ख बात करते हैं। मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर कभी फॉरेन पॉलिसी सूबा नहीं बनाता, हमेशा फॉरेन पॉलिसी मरकज बनाता है। लेकिन चूंकि जब आपने देखा कि मरकज का ये जेन्युइन कंसर्न था कि अगर 40 लाख अफगानियों में से 50,000 भी सहूलतकारी शुरू कर दें तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए काफी है। अब उन 50,000 को आइडेंटिफाई कैसे करें? हमने जनरल फैसला किया कि सारे वापस जाएं। उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, इन्हें कुएं में फेंक रहे हैं। गंडापुर साहब ने कहा वजह क्या कि ताकि शाम को 40 लाख लोग रीट्वीट करें, मेरे व्यूज बढ़े। जब आपकी सियासत व्यूज पे, रीट्वीटों पर, इन चीजों पे रह जाएगी, फिर ऐसी सियासी डिक्लाइन आते हैं। और सियासी डिक्लाइन आते हैं, ज़ाहिर है इस बात को मैं बड़े उसमें कैनवस में कर रहा हूं कि वो एक मिसाल है कि अल्लाह ताला का अगर जब अजाब आता है तो नेक लोग भी रगड़े जाते हैं। तो जाहिर है जब आप इतनी तलखी पैदा कर चुके होते हैं, उस तलखी के अंदर जो लोग एतदाल की बात कर रहे हैं, जो कि सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की, वो भी रगड़े जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम वन ऑफ द स्टेक होल्डर हैं, वफाक की इकाई हैं, हमारे घर में आग लगी तो हमारा इनपुट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अफगान हुकूमत से डायलॉग के हवाले से तो उनकी बात को माना है वफाक ने भी, और एंगेजमेंट में जा रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है जो आप नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो किस हवाले से इनिशिएटिव लेने के हवाले से कोई हुकूमत के यहाँ सोच पाई जा रही है? फिर आज आजम सवाती साहब ने कहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कोई मुलाकातें की हैं अमेरिका में, उसके बाद अब कुछ चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं। तो आप भी बड़े बाखबर आदमी हैं, आप जब सहाफ़त भी करते थे तो बड़ी अंदर की खबरें लाया करते थे, तो कुछ होने जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर जो जिसका इजहार आपने भी किया कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अभी भी हाई है, उसको नीचे लाया जाए? हाँ देखें जी, ये अगर नहीं भी होने जा रहा होता ना जी, हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से, एक मिनिस्टर होने की हैसियत से मैंने तो यही बात करनी थी कि ये होना चाहिए। हमारी हुकूमत की सर्वाइवल, मुल्क में
मौशी इस्तेहकाम जो बराह रास्त सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए अशद ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक बातचीत की फ़िज़ा बने। डेडलॉक कभी भी मईशत की मजबूती के लिए कारआमद नहीं होता, फिर कोई और आ जाता है। ये आपने देखा, आप तो माशाल्लाह कई दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं। तो अब बात जहाँ तक ये है कि उनकी बात जो है अमेरिका में मुलाकातें हो गई, इससे खैर मैं इत्तफाक नहीं करता। ये झूठ इस तरह बोलते हैं कि अब ज़रा पेंटागन या वाइट हाउस इनके इंतजार में तो नहीं बैठा हुआ, बहुत और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन बातचीत इनसे होनी चाहिए, इसका मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हामी हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो बातें हैं, ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हाप अप कड़वा कड़वा थू। अगर आप ये कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फिर बाहर आकर ये बात करें कि जी GHQ 9 मई गलत नैरेटिव था हमारा। सिविल बालादस्ती की जो बात करते हैं, जो हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कोई और चला रहा है, कठपुतली हुकूमत है, असल इक़्तिदार तो किसी और के पास है, और हम जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं, फिर ये नैरेटिव छोड़ दें। फिर आप बिल्कुल उनसे बात करें, और अगर आपकी बात कारआमद हो जाए तो आप जो हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें। अगर आप ये समझते हैं कि बात आपने जमहूरियत को ही मजबूत कर रहे हैं, तो जाहिर है आप तारीख में जिंदा रहने के लिए बड़े बड़े इकदाम करते हैं। फिर आप जाहिर है सियासतदानों को ही मजबूत करेंगे ना, फिर आप हुकूमत से ही बात करेंगे। अब का मसला क्या है, क्यों बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, वो मसला भी आपको बता देता हूं। अभी तक ना बानी तहरीक इंसाफ और ना तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, वो इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही कि भाई SIFC हो, माइंस एंड मिनरल्स का इशू हो, मईशत को मजबूत करना हो, ये अलग मामला है। इस पे फौज फर्म है कि हमने साथ खड़े होना है और अपनी बिल पास कर देना, बिल पास कर देना, इसको आप वफाक के हवाले कर दिया। लेट मी कंप्लीट जी। उसको मजबूत करना, मईशत को, उसमें वाकई इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन किसी सियासी मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर चुकी है कि हमने वो गलतियां नहीं दोहरानी जो 14 से 18 तक दोहराई, फिर 18 से 22 तक एक बैगेज कैरी किया, और इतनी तलखी बढ़ गई कि हमारी तकारीर में हमारी पर तनकीद हो रही है। ज़ाहिर जब आप फरीक को मारेंगे तनकीद होगी। अब ये समझते हैं कि शायद हमारी बातचीत उनसे अगर कामयाब हो गई तो हमारे पास एक कैपेसिटी है, मकबूलियत है पड़ी, कबूलियत हो गई तो शायद हमें लाडला बनाकर दोबारा ले आया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा तल्ख तजर्बा कर चुकी है। उस तल्ख तजर्बे की वजह से वो इनसे नहीं, इवन के कल हमारा भी कोई इशू हमसे बात नहीं करेंगे, वो पीपल्स पार्टी से भी नहीं करेंगे। वो कहते हैं अपना मामला खुद निपटाओ, क्यों कल फिर हमें गालियां देने पे आ जाते हो, ड्राइंग रूम की बातें बाहर करते हो, हमें जो है आप जो है मीर जाफर मीर सादिक बनाते हो। जिस दिन इन्हें बात समझ आ जाएगी उस दिन ये बातचीत शुरू करेंगे नून लीग के साथ, चाहे वो फॉर्म 45 वाली हो, चाहे 47 वाली हो, चाहे पसंद हो या ना हो, और उस दिन इनके मसले का हल निकल आएगा। सियासतदान जब एक मेज पे बैठेंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम उनसे सारी बातें बनवा लें, उनकी एक भी ना माने। वजह यह कि अभी इन्हें क्लैरिटी नहीं आ रही, अभी इनको दिमाग में वही चीज मौजूद है कि ओहो प्रेशर बढ़ाया था, 14 का धरना किया था, प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेंगे और हमसे बातचीत होगी और रातों रात हुकूमत चेंज हो जाएगी। यही जो पीपल्स पार्टी के वोट है वो हमारे साथ आ जाएंगे। बात ये नहीं है, ये हो सकता है, ये तब हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को एंगेज कर लिए, बना लें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अब इतना बड़ा रिस्क किसी सियासतदान के लिए लेना ही नहीं चाहती। लास्ट 1 मिनट में मैं ये जानना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ उनके भी गिले आप लोगों से हैं, तो आपको लगता है कि वो जायज़ है और उनको हल करने के हवाले से भी कोई प्रैक्टिस लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? देखिए जी, मैं अगर एक बतौर हुकूमत के तर्जमान या मिनिस्टर के हैसियत से कहता हूँ जो मुतालबात उनके नाजायज़ हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी। मेरे वो इत्तेहादी हैं सबसे बड़े, उनके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर वो नहीं। हमारे वोटों से उनका सदर बने, 2 गवर्नर बने हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत बनी है, उनके वोटों से हमारा वजीर आजम बना है। तो ज़ाहिर इख्तलाफ हैं बड़े, हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़ा मजबूत इत्तेहाद है। मार्क माई वर्ड्स, इत्तेहाद कहीं नहीं जा रहा। इख्तलाफात जरूर है, नहरों वाला मसला है, नहरों वाला मसला हाँ बिल्कुल उनके लिए। मैं समझता हूँ कि मेज के ऊपर हम बैठेंगे, इसका कोई ना कोई खूबसूरत हल निकल आएगा और निकलना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मामले खुसूसी वज़ीर मुल्कत हुज़ैफा रहमान साहब। और अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ सिंध में बिलखुसूस जहाँ पे पीपल्स पार्टी और MKM एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रही हैं, कितना संजीदा मामला, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद नाज़रीन। कुछ बात करते हैं सिंध की, बिलखुसूस कराची की। और अगरचे गवर्नर सिंध और मेयर कराची के दरमियान लफ्ज़ी जंग तो ख़त्म होगी और मुलाकात के बाद एक साथ चलने का ऐलान भी किया गया है, ताहम MKM पाकिस्तान के वफद ने खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में आज ANP की मुलाकात की है और इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंध में और बिलखुसूस कराची में जो बदअमनी है, बेरोज़गारी है, और कोटा सिस्टम और दीगर मसाइल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार दिया है नाजरीन। और अगर देखा जाए तो वफाक में ये जमात एक तरह से पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, लेकिन ये जमात सिंध में एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है।
अब क्या वाकई पाकिस्तान MKM पाकिस्तान अवामी मसाइल को लेके बड़ी परेशान भी है और इनको हल करने के लिए संजीदा भी है, या फिर वोटर्स को मुतमईन करने के लिए महज सियासी गोलाबारी हो रही है? और क्या ये जमात अवामी मफादात के लिए किसी सतह पे जाने के लिए तैयार हो सकती है, जिसमें अवामी एहतजाज सड़कों पे आके करना या फिर वफाक में हुकूमत से अलग होना भी शामिल है? और बिलखसूस अब देखते नाज़रीन ये है कि सारे मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे टैकल करेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं कराची से पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदखेल साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहले तो हम कह सकते थे कि MKM अकेली थी, लेकिन अब तो ANP भी हम आवाज़ हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ये जमात के जो अब ये टर्म मुकम्मल होगी तो 20 साल से मुस्तकिल आप सिंध में मकसद इक़्तिदार हैं सर, लेकिन कराची जिसको कहा जाता है कि फाइनेंशियल हब है, रीढ़ की हड्डी है, बहुत सारा वहाँ से हम टैक्स जनरेट करते हैं, उस शहर के छोटे छोटे मसाइल हल नहीं हो पा रहे सर आपसे। देखिए बात यह है कि अगर कराची के मसाइल को आप देख ले, जो पाकिस्तान का 65-70% जो ना रेवेन्यू जो है ना वो पाकिस्तान का देता है कराची, और ऐसा लग रहा है कि कराची का ठेका सिर्फ पीपल्स पार्टी को दिया गया, वफाक बरील जिम्मा है। MKM पिछले 35-40 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों में आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वफाकी वजीर 2 बने हुए मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, लेकिन आज भी वो बरील जिम्मा है। सारे के सारे तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है। अगर कराची की आप देख लें, कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहे। यहाँ के 4 मनसूबा पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है। सिंध हुकूमत अपने हिस्से का पैसा दे चुके, वफाक नहीं दे रही है। दूसरी है मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल साहब कल का NA 242 जिला के माड़ी, वहाँ हमने K5 मनसूबा जो है ना खुर्शीद शाह साहब की वजारत में हमने बनवाई थी, जो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने पिछले असम्बली में इनकार कर दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ का हमें हब डैम से पानी का लाइन दिए, जो तकरीबन 70% मुकम्मल भी हो चुका है। लेकिन साथ साथ में ये सवाल कर रहा हूँ कि इस कराची को अगर आप देख ले, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन लाइन शुरू किया था, उसके बाद PTI का दौर हो गया और वो इल्तवा का शिकार है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब पिकनिक बनाने तो कराची आते हैं, यहाँ लोगों से झूठे वादे करते हैं, मगर इलेक्शन के बाद जो है ना वो चला जाता है। 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, मगर 1 रुपए जो है ना वो फंड कराची को या सिंध को देने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर कराची के डायनेमिक अगर आप देख लें, यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ पे कैंट एरिया है या एयरफोर्स का एरिया है, यहाँ पे मुख्तलिफ अदारे, यानी अब ये समझ लो कि 38% कराची का सिटी गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी सारी फोर्सेस के अंडर है। लेकिन डेवलपमेंट काम अगर आप देख ले तो 100% पीपल्स पार्टी की यानी सिंध हुकूमत कर रही है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देखना होगा। लोगों की नज़र में कराची तो ऐसे है कि जैसे मेयर कराची या सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 38% कराची जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सारे फोर्सेस के हाथ में है। तो इनफैक्ट खैर ये आपने वो दुरुस्त कहा, मैं भूल गया क्योंकि आप भी फॉर्म 45-47 की झगड़े का शिकार हुए हैं। लेकिन सर ये अगर हम कहें कि वफाक से फ़ंड नहीं मिल रहे, अपनी जगह पे आपका ये एक गिला बड़ा जायज़ है, लेकिन शहर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को मेंटेन करना, वहाँ पे गोए के लोगों के लिए रोज़गार के कुछ मौके पैदा करना, सर इसमें तो वफाक के फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, इस पर तो सूबाई हुकूमत की विल चाहिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी एड्रेस नहीं हो रही बरसा बरस है। सर इसकी वजूहत क्या हैं फिर? जी उसकी वजूहत कोई ख़ास नहीं है। आपने देखा 2 दिन पहले जो खिलौनों को चाबी दी गई है, तो मेरे ख्याल में वो बैटरी इतनी थी कि वो 2 दिन नहीं चल सकी, आज वो डिफ्यूज़ हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे खिलौने चलते हैं और खिलौने की जब तक चाबी देते हैं और जितना देर उसको बोलो आपने करतब दिखाना है जमुरा, तो उसने वही दिखाना है। तो 2 दिन तक तो आपने देखा अफरा तफरी। अब आप मुझे बता दो, अगर टैंकर के जद में कोई बच्चा आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए, तो उसको भी आप लिसानी मसाइल बना देते हो। डैम्पर का जद में कोई आता है तो लिसानी मसाला बनाते हो। क्या ये डैम्पर टैंकर का आसाद पूरे पाकिस्तान में नहीं होते? क्या पंजाब में नहीं होता है? क्या या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद में नहीं होते? हर जगह पर होते। नहीं होना चाहिए, इसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है।
अगर आप मोटरसाइकिल वालों को देख ले, आप खुद गाड़ी चलाते हो तो आपको अंदाजा हो कराची में तो एकदम आपके सामने आ जाती है मोटरसाइकिल। लेकिन डंपर या जो ट्रैलर होते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज को माल सप्लाई करते हैं, उनकी ब्रेक इतनी स्पीड से नहीं लगती है जिस तरह करोला गाड़ी की या किसी और छोटी गाड़ी का। यकीनन उसमें जो ना वो एक लंबा उसका ब्रेक लगता है। तो यकीनन फिर ये सारी जो चीजें आ रही है तो इन दोनों रुख को देखना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उसको लिसानी की तरफ ले जा रहे थे, आज मेरे ख्याल में उनको हिदायत मिल गई और वो जो है बगलगीर हो गए और उन्होंने पूरा कराची का मसले को या जो डंपर का मसला वो एक कौमियत तक नहीं महदूद रखा, बल्कि उसको एक इंतजामी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ ठीक है, इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है, मगर मोटरसाइकिल चलाने वालों की भी, मैं वालिदैन से भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देते हो थोड़ा सा उस पर आप तवज्जो भी दिया करें, उसको हेलमेट की भी हिदायत दिया करें, उनको ये भी बताया करें कि जल्दी घर पहुंचने की या ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी ना करें। यकीनन शहर में ट्रैफिक चलती है, यकीनन पानी का सप्लाई जो है ना वो घरों में टैंकर के जरिए होता है, यकीनन यहाँ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो डंपर के जरिए होता है, यकीनन यहाँ पोर्ट से जो गाड़ियाँ निकलती है पूरा पाकिस्तान में वो जो फैक्ट्रियों का माल है उसको सप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ देख ले तो मेरे ख्याल में बेहतर उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये जी पठान है और इसकी गाड़ी है तो वो फलाना आ गया उसके अंडर, तो मेरे ख्याल में ये माजी की ये ड्रामे खत्म होने चाहिए और मेरे ख्याल में खत्म हो गए आज। अच्छा कादिर साहब, हमने देखा है कि गवर्नर सिंध मेयर की मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ सिचुएशन हमें लगता है कि थोड़ी बस काम डाउन हो गई है, बट MQM बतौर सियासी जमात गोया कि इस वक्त हमने देखे, जैसे मैंने बताया आपको कि आज वो NP के रहनुमाओं के साथ भी खड़े हैं और एक बाकायदा चार्जशीट जारी कर रहे हैं। तो अगर मेयर कराची और गवर्नर मिल सकते हैं तो मेरे ख्याल में फिर MQM को भी एंगेज किया जा सकता है, क्योंकि बहरहाल कराची का मैंडेट तो उनके पास है। तो आपका कोई इरादा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि MQM को एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए और कुछ जो जैनुइन किस्म की उनकी बात है उनको सुना भी जाए, उनको अकॉर्डिंगली हल करने की कोशिश भी की जाए? देखिए, पहले तो मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता हूँ कि आप कह रहे कराची के मैंडेट, कौन सा मैंडेट? वही मैंडेट जो वीडियो गवर्नर की लीक हो गई है, वही मैंडेट जो मुस्तफा कमाल साहब की लीक होगी, जिन्होंने खुद कहा कि हम नहीं जीते हैं। तो आप मैंडेट की बात तो छोड़िए, 3,800 वोट मुस्तफा कमाल साहब के थे, मेरे 42,000 थे, 25 से 30,000 वोट हमने पकड़े गए। आरओ ने किसी को बोला है कि हमने तो वोट गिने भी नहीं है, हमें जो हिदायत मिल गई हमने वही फिगर डाली है। तो मुस्तफा कमाल को 70% पश्तून है मेरे एरिया में और उर्दू स्पीकिंग बहुत सारी तादाद हमारे साथ है। चलो अगर 100% भी लगा ले तो वो 15-20% से ज्यादा नहीं है NA 242 में। तो ये तो पूरे कराची की आवाम को पता है कि वो उसको किसने जिताया। और इलेक्शन से पहले मुझे आपको पता है कि बाखबर आदमी है फैसल वाडा साहब, उसने मुझे क्लियर कहा कि ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई, ये आपको नहीं मिल सकती है। तो ये बातें मैं आज नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन से पहले भी करता आ रहा हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ बाकी जो जायज मसाइल है, यकीनन MQM एक सियासी पार्टी है, उनकी जो मसाइल है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके जहन में अभी तक वही ब्लैकमेलिंग, वही दहशतगर्दी, वही लिसानियत के जो गुबार है वो अभी तक मौजूद है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों से बाहर आ जाए तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनके साथ माजी में भी इत्यादि रही है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ब्लैकमेलिंग से हट के अगर वो सिंसियरली कराची की आवाम की, सिंध की आवाम की खिदमत करना चाहे तो उसके लिए वो जरूर पीपल्स पार्टी के साथ बात कर ले। आप देख रहे गवर्नर की बात आपको मैं बता रहा था कि वो गवर्नर में आप देख रहे किसी सूबे का गवर्नर यहाँ जो हजारों के तादाद में लोगों को वो जाली डिग्रियां देते हैं या सर्टिफिकेट देते हैं गवर्नर हाउस में, वो तो कराची यूनिवर्सिटी ने उसकी तरदीद कर दी है। और फिर इसका फंड कौन देता है, इसके अखराजात कौन देता है, इसके बिजली का बिल कौन देता है, तो गवर्नर हाउस के खाने कौन देता है, ये तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट के फंड से जाता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ठीक है आप शुगल मेला लगा रहे हो तो लगाते रहो, लेकिन आप तनकीद करो, आप वफाक के नुमाइंदे हो। जहां मेयर ने आपको बोला या अगर ये टैंकर माफिया डब्बर माफिया की जो बातें मीडिया करती है या दूसरे लोग करते हैं, तो उसके लिए नॉर्दर्न बाईपास के लिए ऑलरेडी एक सिंगल रोड बना है, उसको अगर आप डबल कर दे, बाकी जो है मेरी हल्के से जो बल्दिया से गुजर रहे हैं वो ऑलरेडी मैं उनके जो ना वो मंजूर करा चुका हूँ NHA से पिछली हुकूमत में, तो उसके ऊपर काम तो इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं तो आप वफाक की नुमाइंदगी करते हुए बल्कि सिंध की नुमाइंदगी करें, वफाक से फंड लिया है। आप यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जिनके हाथ में महदूद मसाइल है और वो मसाइल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अदालत काम करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। कादर मंदो ख्याल साहब,
गवर्नर के पास तो कोई इख्तियारात भी नहीं होते, सेरेमोनियल सा एक ओहदा है, आपके पास तो इख्तियारात भी हैं और आपकी हिमायत से इस वक्त वफाक में नून लीग की हुकूमत खड़ी है। सर कैनाल का इशू हो या फिर हाईवेज़ के लिए फंड्स हों, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वफाक आपको नहीं सुन रहा सर, आपकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि पंजाब से आवाज़ उठती है, वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि जी आप सियासत कर रहे हैं नहरों के मामले के ऊपर, आपके सदर बैठ के अवामी सदर में इजलास में उसकी मंजूरी देते हैं और फिर अवाम को मुतमईन करने के लिए आप इस पर सियासत करते हैं। तो सर वफाक तो आपको नहीं सुन रहा संजीदगी से। देखिए, हम तो मीडिया पे बोल बोल के थक गए। आप मुझे बताओ कौन जाहिल आदमी ये कहता है कि सदर ने मंजूरी दी है, और कौन जाहिल आदमी मुझे ये बता सकता है कि सदर के पास इख्तियार क्या है मंजूरी का। वो जो वजीर इत्तलात बैठी हुई है पंजाब की, जो खास तौर पे पीपल्स पार्टी के पीछे मरियम बीबी ने छोड़ी हुई है, तो मैं समझे झूठ बोल रही है। ऐवान सदर में अगर कोई मीटिंग भी है तो उसकी जो मिनट्स है उसमें भी रद्द-बदल कर चुके हैं, वो वज़ीर आला सिंध पहले कह चुका है। और दूसरी बात ये कि 25 जनवरी 2025 को जो इरसा ने जो लेटर इशू किया उसको 2 दिन पहले सेना कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन से 12 घंटे पहले 7 फरवरी को जो एक्निक ने मंजूरी दी है निगरान हुकूमत के दौर में, उसमें भी उन्होंने मशरूत कर दिए कि आप सीसीआई से उसकी मंजूरी दरकार है। अब अगर सीसीआई ने अगर मंजूरी दी नहीं है, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी नहीं है, तो ये किस टाइप का काम अगर शुरू करते हैं या वो करते हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध के आवाम से लड़ाने के लिए उनके पास शायद और कोई अरबा नहीं है। यही अरबा है कि पीपल्स पार्टी के आवाम को पीपल्स पार्टी से कैसे अलग किया जाए। और बाकी आपने गवर्नर की बात की, अगर इसके पास इख्तियारात नहीं है तो ये ड्रामाबाजी क्यों कर रहा है? वो वफाक का नुमाइंदा है, सिंध में बैठा हुआ है, तो सिंध की वकालत कर लेना, वफाक से फंड खींचे। ये जो उनके वजीर बैठे हुए मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल किस बात की, किस खेत की मूली है? उसको चाहिए कि वो वफाक से पैसे लाए। आप देख रहे हैं कि मेरे पास टोटल 22 महीने 2 साल के टेन्योर है, मैंने 15 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती काम किए और आज भी मेरे चल रहे हैं। और अभी कल भी जो नेशनल हाईवे का जो टुकड़ा है मेरे एरिया में, उसका कल हम सर्वे और तकरीबन टेंडर मंजूरी हो चुकी है। तो मुस्तफा कमाल ने क्या किया है? कुछ भी नहीं है। यही सिंध हुकूमत के ऊपर बोलना और बाकी तो कुछ नहीं है। और पिछले 35-40 साल से वो मुख्तलिफ जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों में जो एमक्यूएम रही है, तो कराची का क्या हाल कर दिया आप मुझे बता दें। कराची में या दूध की नहरें बह रही है, आज भी अगर काम कर रही है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। आज भी अगर काम कर रही है तो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर कर रहा है। एमक्यूएम ने क्या किया? एमक्यूएम ने लाशों के अलावा तो कुछ नहीं दिया इस शहर को। लेकिन इनफैक्ट कादर मंदोखैल साहब, वफाक का जो इस वक्त तर्ज अमल है हम उस पर दोबारा बात करते हैं। गोया कि इससे पहले हमने पीपल्स पार्टी को इतना बेबस नहीं देखा कि आपके चेयरमैन अवामी जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ज़रा देखिए अवाम क्या कह रही है, अवाम कहते नहरें नहीं बननी चाहिए, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ और आपको ऐसा नहीं करने देंगे। होना तो ये चाहिए उसके बाद कि आपको बुलाया जाता, आपको एंगेज किया जाता, आपको मुतमईन किया जाता, लेकिन वो आपको मुतमईन करने के बजाय वो तो पूरे ख़ानदान समेत बेलारूस चले गए। तो सर ये क्या मजबूरी आपकी है कि ऐसे में कि लगता तो ये है कि आपकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, एक ऐसी जमात कि जिसकी सपोर्ट से हुकूमत खड़ी है उसको सुन नहीं पा रही, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं फिर हम इस हुकूमत को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्या मजबूरियाँ हैं? कोई आपने कहीं कमिटमेंट दी हुई है? ये इख्तियार आपके हाथ में नहीं है, आप ये फैसला कर नहीं सकते? क्या इशूज़ हैं? क्या वजह है कि आप इतना कुछ कोर्ट रिस्पांस मिलने के बावजूद भी हुकूमत के साथ खड़े हैं? आपने इतनी तफसील का इतनी लंबा चौड़ा सवाल के जवाब में मुख्तसर देता हूँ। अभी नहरों की मंजूरी वफाकी हुकूमत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हमने नहीं दिया है। अभी सीसीआई की मीटिंग जो आइन के मुताबिक हर 3 महीने में होना है, 3 साल से नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताओ, मैं मरियम नवाज साहिबा के या उज़्मा बुखारी साहिबा की बातों पे जाके वो मुश्तैल हो जाऊं? अगर जिस दिन मंजूरी देंगे और सिंध को कबूल नहीं हुआ तो आज भी वज़ीर आला सिंध ने कहा एक तकरीब में कि हम मिनट लेने लगाएंगे हुकूमत से अलग होने में। अगर एक तरफ उज़्मा बुखारी जो है ना वो पेट्रोल चढ़ रही है आग के ऊपर, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब कहते नहीं 1 इंच 1 कटोरा पानी भी सिंध के पानी से नहीं काटा जाएगा। तो आप मुझे बताओ, फिर तो हमें इंतजार करना चाहिए ना कि नवाज शरीफ साहब क्या कहता है, शहबाज शरीफ साहब क्या कहता है। उज़्मा बुखारी के कहने पे हम हुकूमत से तो अलग नहीं हो जाए, या अगर वो 218 अरब रुपए उसके लिए फंड मुख्तस की है, वो अगर फंड यूटिलाइज करे, बजट पास करे, तब उसके ऊपर शोर मचाएंगे। सीसीआई अगर मंजूरी दे तब हम शोर मचाएंगे।
जॉइंट सेशन से अगर पास हो जाए तब हम शोर मचाएंगे। उज़्मा बुखारी के कहने पे तो हम नहीं शोर मचाएंगे। यकीनन ये चीजें हम याद दिला रहे हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, इत्तलात है सर, पंजाब एक स्टेक होल्डर है, उसकी वो वज़ीर इत्तलात है। उस दिन आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है। माजी में डिक्टेटरों ने काला बाग टीम पे जो ड्रामा मचाया था उस वक्त वो बना लिया उन्होंने। सिंध, बलूचिस्तान, पुख्तूनख्वा इकट्ठे हो गए। आज तो हमारे साथ जनूबी पंजाब भी है इस इशू पे, आज तो सेंट्रल पंजाब भी हमारे साथ है। वो चुलिस्तान अलग है पूरे पाकिस्तान से, बाकी तो पूरा का पूरा पाकिस्तान पानी के मसले पे इकट्ठे है। और इनफैक्ट क्या आपको मशरूत करने जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ये कहना है कि आने वाला बजट के अंदर गोया कि एक तो अगर पीपल्स पार्टी को एंगेज ना किया गया, फिर जिस तरह ये नहरों का मामला है जिस पे आप कह रहे हैं कि यकीनी तौर पे कोई अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी वफाकी हुकूमत को, तो अगर बजट तक ये नहीं हो पाती तो फिर क्या समझे पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेने जा रही है? सर देखिए, मैंने तो आपको बड़ी तफसील से क्लियर बात बता दी है। जो पिछले मसले थे, जहाँ पंजाब में हमारे लोगों को फंड नहीं दिया जा रहा है या उन अफसरान को लगाया गया है जो हमारे एंटी पीपल्स पार्टी है, यहाँ 21 लाख मकानात के लिए जो बिलावल भुट्टो साहब सैलाब ज़दगान के लिए बना रहे हो, वफाकी हुकूमत अपना हिस्से का पैसे नहीं दे रहे। K5 मनसूबा आपको मैंने बता दी, शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे धोखा दिए, पैसे नहीं दे रहे। K4 मनसूबा जो 25 साल से इल्तवाए नहीं दे रहे। यहाँ सिंध बलूचिस्तान में जिससे अथॉरिटी बनाए वो हमसे मशावरत नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ों को यकीनन हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कैनाल मामला आ गया तो ये सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू था, तो मीडिया का और हमारी सारी तवज्जो थी, वरना बाकी भी हमारे मसले हैं। तो अगर ये मसले हमारे हल नहीं होंगे तो आप बजट तो दूर की बात है, आज वफाकी हुकूमत ऐलान करते कैनाला बनाएंगे, देख लें अगले मिनट में पीपल्स पार्टी अलग होगी कि नहीं होगी। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ये बात। ओह इंटरेस्टिंग। और साथ में कादर मंदो ख्याल साहब, आप तो तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत आप अप्रिशिएट करें, क्योंकि परसों उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद लेके आए हैं कि कैनाल के इशू को फ्लोर ऑफ द हाउस ले आके डिबेट करना चाहिए और इस मुल्क की पार्लिमान कोई फैसला करना चाहिए। तो आपके मौक़िफ़ के साथ आगे खड़ी होकर तहरीक इंसाफ तो आप अप्रिशिएट करते हैं सर कि उस जमात ने भी वो पोजीशन ली है जो आप ले रहे हैं? देखिए, पिछले महीने जो है ना वो यहाँ सिंध असम्बली से, जहाँ तहरीक इंसाफ के मेंबरान बैठे हुए हैं और एमक्यूएम के है, जमात इस्लामी का एक मेंबर है, वहाँ मुतफ़क़ा तौर पे कैनाल के खिलाफ करारदाद पास हो चुकी है। फिर जब 7 अप्रैल को यानी मंडे वाले दिन यहाँ पीपल्स पार्टी ने जब करारदाद जमा की है, उस वक्त एमक्यूएम से रब्ता किए, पीटीआई से रब्ता किए, मुस्लिम लीग नून से रब्ता किए, तीनों ने मुंह मोड़ लिया है। अब पीटीआई जो है ना इस कैनाल वाले इशू को केस करने की, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी लाजमी वोट देगी, यानी हमारा करारदाद के वक्त वो असेंबली के फ्लोर से वो भाग गए और आज उन्होंने खुद करारदाद जमा की। चलो कोई बात नहीं, हम उसकी भी खुश है, चाहे करारदाद उनका या हमारा पहले का है, उनका बाद में। अगर ये यकजा हो जाए तो यकीनन पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, क्योंकि इशू ही हमारा है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने जो अप्रिशिएट की बात की है तो बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं। जो भी अगर छोटे सूबों की या पाकिस्तान की आवाम की या सिंध की आवाम की बात जो पार्टी करेगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे। और साथ इनफैक्ट सर, क्योंकि मुल्क के अंदर बहरहाल देखा जाए तो पॉलिटिकल इस्तेहकाम अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। ऐवान के अंदर जिस तरह माहौल होता है, हम तो इस्लामाबाद में जाके देखते हैं। तो अब ये पीटीआई के मामला तो बिखुसूस बानी पीटीआई की रिहाई, क्योंकि आज आज़म सवाती साहब भी फरमा रहे थे कि कहीं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की अमेरिका में हम कुछ मुलाकातें, और जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। तो क्या समझते हैं, सिचुएशन को ईज आउट करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम है जिसके नतीजे में फिर माशी इस्तेहकाम भी आएगा? देखिए, अगर आप पीटीआई की बात कर ले, आज़म सवाती साहब तो कुरान पे हाथ रख के और ये बात कर रहे थे कि ये दिसंबर 2022 में मुख्तलिफ हल्कों से रब्ता करके, और खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की बात है और रोज की बात है, पीटीआई वाले जितने मेरे साथ बैठते हैं टॉक शो में, वो तो आज़म सवाती की बात को डिनाई कर रहे हैं, बोले नहीं झूठ है। तो आप मुझे बताओ, एक शख्स कुरान पे हाथ रख के बोल रहे हैं और दूसरी तरफ इनके रहनुमा कहते हैं झूठ है। तो फिर कुरान की आयत है कि झूठे पे अल्लाह ताला की लानत हो। लेकिन पीटीआई का एक ही मुतालबा है खान की रिहाई का, और उसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुतालबा तो उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी जनरल गैंगस्टर फैज हमीद जो है ना उसकी ट्रायल बाकी है। जब उनके इंकशाफात जो सामने आएंगे और क्या क्या उन्होंने फौज के अंदर बगावत की कोशिश की है, क्या क्या उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की रोकने की कोशिश की है, तो ये सारी चीजें आएंगे तो मेरा ख्याल में असल मुकदमा था उस वक्त शुरू होगा।
बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर बंदोखेल साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।